Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN Verman and our topic is limit. इस वीडियो में हम लोग लिमिट के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि ये छठा लेक्चर है और इससे पीछे हम लोग 5 और लेक्चर डिस्कस करे हैं। हमारा प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ था वो 245 से स्टार्ट हुआ था, अभी हम लोग 297 तक कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम बहुत फेयर और सिंपल है, लेकिन मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहूँगा कि जब भी हम लोग लिमिट या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में हम जब भी वेरिएबल हमारा मोर ऑफन जो है एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स हमारा वेरिएबल नहीं है, एक्स को हम एक कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। अब ये कैसे पता चलता है? तो ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू से, जैसे डिफरेंशिएशन में जो हमारा डेरिवेटिव का जो टर्म ये होता है, ये हमारा डेरिवेटिव होता है, उसी तरीके से लिमिट में जो लिमिटिंग वैल्यू होता है, अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो वेरिएबल है। इंटीग्रेशन में जो हमारा ये dx वाला टर्म है, उससे पता चलता है कि हमारा वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे h टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब h वेरिएबल है। x ऑल्दो वेरिएबल दिखने में लगता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए x हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शुरुआती दौर में जो लोग शुरू में कैलकुलस सीखते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। हमको दिक्कत होता था, आप लोग को होता है कि नहीं हम नहीं बता सकते हैं, बट जब हम +2 में थे तो हम कंफ्यूज, मतलब प्रॉब्लम बना लेते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं होता था कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कांस्टेंट है कौन सा नहीं है। और जीएन वर्मन सीखने के लिए इससे अच्छी किताब कैलकुलस की अर्थ पे कहा जा सकता है कि नहीं है। तो इसमें सारे इवेंचुअलिटीज और सारे सिचुएशन को फोर्सी करके उसको प्रोस्पेक्ट, मतलब उसको देख के उसका अंदाज लगा के और उसको इसमें डाला गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। जिस मोमेंट में हमको ये दिमाग में क्लियर पता चलेगा कि h हमारा डेरिवेटिव है और x हमारा कांस्टेंट है, उस केस में हम इसको आराम से कर सकते हैं। अब h अगर जीरो होगा तो √x माइनस √x जीरो और नीचे में जीरो, यानी कि 0/0 फॉर्म में है। ये चेक करना बहुत ही अच्छी आदत है। इसका एक अच्छा उदाहरण लास्ट, इसी वीडियो के लास्ट में जो प्रॉब्लम है उसमें हम आपको देखने को मिलेगा कि ये चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये 0/0 फॉर्म है तो ऊपर नीचे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2√x का यही होता है। और जब इसको हम h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0+1 आ जाएगा। इसको हम कुछ ऐसा करें हैं, d ऑफ dh x प्लस h, तो ये हो गया dx dh प्लस dh dh, और ये 0 और ये 1। वैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है, जब हम लोग आगे के क्लास में या आगे का जो हायर लेवल का प्रॉब्लम देखेंगे उसमें हो सकता है x h का फंक्शन हो, वो अगर मेंशन कर देगा तो हम फिर x को कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे हमको इनफैक्ट यही सिखाने के लिए बताया गया, प्रॉब्लम को दिया गया है कि इवन दो हमारा सिमिंगली हमारा जो वेरिएबल है, जो रेगुलर वेरिएबल नहीं होगा, अगर कोई दूसरा वेरिएबल रहेगा तो जो रेगुलर वेरिएबल उसको हम कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। बस इतना ही सिखाना चाह रहा है। तो अगला जो x है ये कांस्टेंट है तो इसको हम 0 कर लेंगे डायरेक्ट, नीचे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये हमारा डेरिवेटिव जो है ये सब 0/0 से फ्री हो गया, ऊपर में क्या गया 1 2 अंडर रूट, और ये हो जाएगा x प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1/2√x। ये हमारा हो गया आंसर। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, x ये हमारा 0 से ग्रेटर होगा तब ताकि ये रिजल्ट सस्टेन करेगा, और x अगर 0 हो जाएगा तो हमारा ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। x लेस देन 0 हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बात नहीं करेंगे कि वो x लेस देन 0 होने के बाद ये रियल नंबर नहीं रह पाएगा। और हम लोग जब भी अभी जो हम कर रहे हैं, अभी कैलकुलस जो सीख रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए सीख रहे हैं, यानी कि हमारा फंक्शन रियल है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का भी कैलकुलस होता है और उसको हम लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, वो हमारे +2 के स्कोप के बियॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया पहले केस के लिए और ये हमारा आंसर हो गया दूसरे केस के लिए। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ज़्यादा ही गर्मी है, फैन चल रहा है बट कोई नहीं।
लिमिट एक्स टेंडिंग, जहाँ पे एक्स ही वेरिएबल हमारा है, तो अगर एक्स जीरो को टेंड करेगा तो 1 - 1 और 0, यानी कि 0/0 फॉर्म है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्यूब रूट है, तो ये हो जाएगा 1/3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको हम एक स्टेप लिख लेते हैं, d1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन कोई नहीं, ये 1 का क्या हो जाएगा 0, नीचे में क्या आ गया 2x। एक स्टेप और लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर में क्या आ जाएगा 1/3, ये 2/3 होगा। यहाँ पे हम क्या करें, बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1/3, इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो इसमें चेन रूल लगा दिए, तो ये वाला टर्म नीचे आ गया, और उसके कारण 1/3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 -1, ये -2/3 है, तो हम डिनोमिनेटर में लिखे इसलिए प्लस हो गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/3, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 2x, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा 2x। तो ये 2x एक दूसरे, इसको एक स्टेप अगर और लिखें, एक्सटेंडिंग टू 0, 2x/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/3, और नीचे में 2x। इस 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, एक बचा। अब ये लिमिट्स हमारा किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म से फ्री हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में 3, 1 प्लस 0, 2/3, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ऑब्वियसली। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। x टेंडिंग टू 0, तो 1 - 1 0/0, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। इसको सिंपली हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 और 1 प्लस एक्स का पावर 2/3, और ये तो डिफ्रेंशिएट होने पे 0 + 1 हो जाएगा, माइनस 1/3, 1 माइनस एक्स का पावर 1, 2/3। ये 2/3 हम पीछे बता चुके हैं कैसे हुआ है। ये 1 प्लस एक्स अगर होगा 1/3, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और उसमें पावर 1 घटेगा, 1/3 -1, ये -2/3 है जो नीचे में आके प्लस, यहाँ पे +2 है, और वैसा ही माइनस वाले केस में होगा। यहाँ अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा कि जब हम 1 माइनस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहला टर्म 0 -1, और नीचे में तो सिंपल एक्स है, तो वो 1 आ गया। अब ये 0/0 फॉर्म में अब भी है कि नहीं है, इस माइनस से ये प्लस हो गया, तो अब क्या होगा, नीचे 1 है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/3, 1 प्लस एक्स, सॉरी 2/3 प्लस 1/3, 1 माइनस एक्स का पावर 2/3। इस पूरे को ब्रैकेट में कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लिमिट दोनों के साथ है। अब ये वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, पावर रखे लिखे तो भी सही है, ना लिखे तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 ही है, लेकिन कोई बात नहीं। 1/3 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/3। ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल सा प्रॉब्लम है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। फैन का स्पीड ज़्यादा बढ़ाने से नॉइज आ जाता है, तो वॉइस क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा, कोई नहीं, थोड़ी देर का टाइम है। इसमें देखते हैं, तो x a को टेंड कर रहा है, अगर x a को टेंड करेगा तो a - b 0, और ये 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे ये क्यों लिखा है a ग्रेटर देन b, अगेन वही बात है, हम जो भी फंक्शन अभी डील कर रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो अगर ये मेंशन करे तो ये उसका बड़प्पन है, अगर मेंशन नहीं करे तो ये अंडरस्टूड है। ये ऑलरेडी नोन है कि हम रियल वैल्यूड फंक्शन को डील कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन रियल वैल्यूड में ही रहेगा। तो ये ए ग्रेटर देन बी यही बताना चाह रहा है कि हमारा जो टर्म है वो सब रियल टर्म है। ये एक अगर छोटा हो जाता तो ये माइनस अंडर रूट माइनस निगेटिव आ जाता, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता, तो वो वैसा केस नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अगर हो गया, और 0/0 है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करें, ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/√x माइनस बी, और x वेरिएबल है तो हमारा ये हो जाएगा 1 - 0, और ये सेकेंड टर्म पूरा कांस्टेंट है, तो ये सिंपली -0 हो गया।
नीचे में क्या आ गया, 2x आ गया। अब ये 0/0 फॉर्म, देखिए हम हमेशा डिफ्रेंशिएट करते आदत हो जाता है कि हम डिफ्रेंशिएट करते चले जाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा वेरिएबल जो है वो 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। ऊपर में अगर हम जीरो डालेंगे तो वो ये जीरो डालने से माइनस ए डालने से ए माइनस बी बचेगा, और ये जीरो नहीं है, नीचे में जीरो है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं फिर से एक स्टेप और, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और 1/4 एक्स, ये एक्स सॉरी ए को टेन कर रहा है, जीरो को नहीं टेन कर रहा है, तो एक्स माइनस बी, ये तो 1, बाकी कुछ बचा नहीं। इसको मैं अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 4a√a-b। ये हमारा हो गया आंसर। ऑब्वियसली a ग्रेटर देन b हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये रियल नंबर है, तो हमारा आंसर जो है रियल वैल्यूड आंसर ही है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम पीछे वाले प्रॉब्लम से थोड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ठीक है। इसमें कुछ गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसमें कुछ गलत लग रहा है, एक सेकेंड। ये रूट जो है वो रूट एक्स माइनस तक ही होना चाहिए था, 302 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। कोई ये कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट होगा, एकदम गलत है, सही बोले। ये मिसप्रिंट है, ये जिस बुक से कॉपी करे हैं वहाँ पे ये मिसप्रिंट है। ये रूट एक्स, ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रूट एक्स एन -1, और ये हो जाएगा m अंडर रूट एक्स -1। अब ऐसा कोई सॉरी सॉरी सॉरी, ये उसी को हम रीराइट कर दिए, √5 x -1। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है 302, जहाँ पे m और n दोनों इंटीजर हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम को हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर आंसर आपका मिसमैच कर जाएगा, उसको भी हम बना सकते हैं, इनफैक्ट हम बना भी देंगे। पहले हम इसको करते हैं ताकि आपका आंसर मैच करे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आए और आपको लगे कि हाँ हमारा सही चल रहा है। तो इसमें अगर देखें, x अगर 1 जाएगा तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 और x टेंडिंग टू 1, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये nth रूट x है, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/n। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x का पावर 1/n को, तो क्या हो जाएगा 1/n d सॉरी x टू द पावर 1/n -1। यही चीज हम यहाँ लिखते हैं 1/n x टू द पावर 1/n -1, और नीचे में क्या आ जाएगा 1/m, सेम है, mth रूट है वो 1/m -1। इसको हम क्या करते हैं, ये m ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये हो जाएगा m/n x का पावर 1/n -1/m प्लस 1, ये से ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 1 m/n और x का पावर 1/m -1/n। अब x का जब वैल्यू 1 डालेंगे तो m/n, और 1 का वैल्यू, अब ये इंटीजर इसीलिए लिखा, वैसे तो 1 है तो और भी दिक्कत कुछ नहीं है, तो इंटीग्रल पावर कुछ भी हो 1 का पावर तो वो 1 ही आएगा, तो हम इसमें लिख देंगे इसका हमारा आंसर 1/m/n। अगर मान लेते हैं कि यही प्रॉब्लम सही होता तो ये हमारा आंसर आ गया, प्रॉब्लम ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगले पेज पे हम जो हमारा मिसप्रिंटेड वैल्यू है उसी को हम लेके सॉल्व करके देखते हैं। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सटेंडिंग टू 1 nth रूट ऑफ x -1 और mth रूट ऑफ रूट x -1। x टेंडिंग 1 के लिए ये भी 0/0 फॉर्म में है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा 1/n और x टू द पावर 1/n -1, और नीचे में क्या आ जाएगा 1/m और x -1 का पावर 1/m -1, और चूंकि इसका x ही है तो इसमें इसका डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब अंतर क्या होगा, पीछे वाले केस में चूंकि बेस सेम था तो हम पावर को डिडक्ट कर दिए थे, इस केस में हम नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे एक स्टेप और आगे, एक्सटेंडिंग 1 m/n और x टू द पावर 1/n -1 और अंडर रूट x -1
-1। अब देखिए, अब जब हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, m अपॉन n, और ऊपर में तो 1 आ जाएगा क्यों, और उसका ये तो इंटीगर n इंटीजर है, तो ये इंटीजर या फ्रैक्शन उससे कुछ भी हो उससे हमको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा पावर बेस 1 है तो 1 का पावर इंटीजर फ्रैक्शन होने से हमको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे में फर्क पड़ जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 0 का पावर 1 अपॉन m-1, यानी कि ये पूरा टर्म फाइनाइट है, उसके नीचे 0 यानी कि ये इन्फिनिटी। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो थोड़ा सा रूट को जैसे हम एक्सटेंड कर दिए तो हमारा प्रॉब्लम चेंज हो गया और उसके कोरिस्पॉन्डिंगली हमारा आंसर भी चेंज हो गया। तो ये ऑब्वियस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम भी ये भी उसी तरह का है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। x इक्वल टू 0 डालने से 1 - 1 0 अपॉन 0, यानी ये भी 0 अपॉन 0 फॉर्म है। ये फॉर्म चेक करने की आदत डालना चाहिए। जल्दी में हम भले ही ऐसा लिखे नहीं, लेकिन दिमाग में ऐसे सोच लेना है कि चेक करना है, और चेक कर लिए बिना लिखे कि हाँ ये 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी फॉर्म है, ताकि हम जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो वो सही तरीके से हो। ठीक है, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर 2/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 के लिए 0 आ जाएगा, अब प्लस 2x माइनस 1/4, और इसका क्या आ जाएगा 1 - 2x, इसका पावर 3/4। कैसे, एकदम सिंपल है, 1 - 2x 1/4, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसको में हम चेन रूल लगा दिए, 1 - 2x का पावर 1/4 और 1 - 2x, और फिर इंटू डी 1 - 2x और dx। तो नीचे क्या बना, इधर 1/4 1 - 2x और 1/4 -1, और इधर क्या बना 0, 1 को डिफ्रेंशिएट करने और -2, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये -3/4 आएगा तो उसको हम लोग नीचे अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा 3/4। तो 1/4 इतना और ऊपर में -2। इसी चीज को हम यहाँ ऐसे लिखे और यहाँ पे 0 - 2। नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा 1 + 2x। ठीक है, अब अगर x 0 टेंड करेंगे तो यहाँ फाइनाइट टर्म आ रहा है, तो ये अब 0/0 फॉर्म नहीं रहा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/3, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक बार लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, 2/4 और 1 - 2x का पावर 3/4, और होल अपॉन 1 + 2x लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हम अगर x का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखते हैं, पहला टर्म 0, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी, प्लस ये 2 से ये 4 कटा तो 2, यानी कि 1/2, और ये अंदर में 0 आ गया तो ये बेसिकली 1 - 0 का पावर 3/4। ये नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन कोई बात नहीं, एक लाइन लिख ही लेते हैं, और 1 + 0, तो ये क्या आ गया, ऊपर में आ गया हाफ, नीचे में 1, यानी कि हमारा आंसर हो गया हाफ। ये अलग है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये भी कुछ स्पेशल नहीं है, 1x और 1 रखेंगे तो 0, और ऊपर में 8 का क्यूब रूट यानी कि 2, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2, यानी ये भी है 0/0 फॉर्म है। हम इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1/3 7 प्लस x³ और इसमें क्या आ जाएगा 2/3 माइनस 1/2 3 प्लस x², और इसमें क्या आ जाएगा, रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स होता है, इसका आ जाएगा 0 + 2x। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल ही गए, 0 + 3x², और नीचे में क्या आएगा, नीचे में 1 आएगा, तो वो आगे से लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर में क्या आ गया 3x², ये 0 है, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, इसको 0 लिखेंगे, तो 3x² अपॉन 3 7 प्लस x² का x³ का पावर 2/3, और माइनस 2x अपॉन
2 प्लस ये सिंपली स्क्वायर रूट है तो इसका हाफ पावर लिखना होगा अगर ब्रैकेट लिख रहे हैं तो, या अंडर रूट भी लिख सकते थे। 3 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2, ठीक है। अब ऊपर में 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अगर हम अब 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, नहीं कुछ फिसी लग रहा है। अरे x का वैल्यू 1 है। अच्छा, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हैं। फोकस कहाँ है, गर्मी जो है फोकस को आउट ऑफ फोकस कर दिया है। तो इसमें डालेंगे तो 1/7 प्लस 1 और इसका सेकेंड रूट, और माइनस ऊपर में 1 और नीचे में रखेंगे तो 3 प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 1/8 का, ये 8 का 2/3, ये इसको अगर हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये 4 का अंडर रूट, तो ये तो सिंपली 1/2 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 3 और 2/3, तो ये से ये कटा माइनस हाफ, तो ये बचा 1/4 माइनस 1/2, यानी कि माइनस 1/4। इंट्यूशन हमेशा आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम जब गलती होता है तो आपको फील आना चाहिए कि कुछ गलती हो रहा है। अब ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था, एक्सटेंडिंग 1 है और एक्सटेंडिंग हम 0 डाल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए, और ये कैसे आएगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस से आएगा। और ऑब्वियसली हम ये बहुत सारा प्रैक्टिस करे हुए हैं, तो थोड़ा सा एक आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब अपने आप डेवलप होने लगेगा। और ये होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, तो उस केस में आप अगर सब कुछ लिख भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा सोचने के लिए दिमाग में कुछ रहता नहीं है, टाइम जो क्लॉक टिकिंग रहता है, तो सारा चीज़ होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करके जाएं, ताकि हम अगर अनकॉन्शियसली भी कुछ लिख रहे हैं तो हमारा सही लिखा जाए, ठीक है। अगले, और ये लास्ट प्रॉब्लम है, और ये लास्ट ही नहीं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, हाउ डू द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx plus c is equal to 0 vary when b and c remains constant, b not is equal to 0। तो देखिए, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लिए कि अल्फा बीटा हमारा इसका रूट है, तो हम अल्फा को लिखते हैं पहला पॉजिटिव रूट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा को लिखते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ डू द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेरी व्हेन b and c रिमेन्स कांस्टेंट एंड a टेंडिंग टू 0। यानी हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है लिमिट x टेंडिंग, सॉरी, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर टेंडिंग टू 0 है तो अल्फा क्या होगा। तो लिमिट a टेंडिंग टू 0 माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, हमको ये चेक करना जरूरी है कि ये कौन से फॉर्मेट में है। अगर a हम अगर 0 डालते हैं तो ये अंडर रूट b है, और चूंकि हम रूट को सेग्रीगेट कर दिए हैं तो b² का वैल्यू प्लस माइनस b हो सकता है, लेकिन हम चूंकि अल्फा प्लस वाला ही पार्ट लिए हैं तो यहाँ पे अंडर रूट हटने के बाद प्लस ही रहेगा, तो यानी कि पॉजिटिव वाला ही वैल्यू हम ले रहे हैं। तो इस कारण से माइनस बी प्लस बी, तो ये 0 और नीचे a टेंडिंग टू 0, यानी ये 0/0 फॉर्म है। अब हम इस पे एल हॉस्पिटल या लैप्टाल्स रूल को हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिमिट a टेंडिंग टू 0, ऊपर में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और बोला है कि b कांस्टेंट है। अच्छा, b 0 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर b 0 हो और a टेंडिंग 0 हो तो वो b 0 होने से हमारा ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये एक तो हमारा निगेटिव आ जाएगा, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रह पाएगा, और भी दिक्कत हो सकता है। तो b 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि b 0 होने से फिर दिक्कत आएगा। और a अगर a टेंडिंग 0, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, b कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, प्लस 1/2 अंडर रूट b² माइनस 4ac, और b² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, और a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये a तो सिंपल a बचेगा, तो माइनस 4c बचेगा, और a डिफ्रेंशिएट
ओके 1 आ जाएगा। नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा 2। ठीक है, इसको एक स्टेप और आगे लिखते हैं, लिमिट ए टेंडिंग टू 0, और ऊपर में क्या आ जाएगा -4c, और नीचे में ये आ जाएगा 2 पहले से है, और 2 अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब अगर हम a का वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या आ जाएगा -c/b। यहाँ पे बी स्क्वायर का अंडर रूट लेने पे प्लस माइनस बी नहीं आएगा, क्योंकि हम बी अल्फा के लिए b का पॉजिटिव वाला वैल्यू ले रहे हैं, और इसी कारण से ये अंडर रूट हटने के बाद भी प्लस बी ही आएगा। तो हमारा ये आंसर होगा, यानी कि पहला रूट जो होगा जब अल्फा 0 को टेंड करेगा तो पहला रूट जो a 0 को टेंड करेगा तो अल्फा जो है वो -c/b हो जाएगा। अब सेकेंड रूट की बात करते हैं, तो हमारा बीटा जो है वो क्या है, बीटा है -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। अब अगर हम लिमिट अगर a टेंडिंग टू 0 करते हैं तो बीटा में क्या हो जाएगा, लिमिट a टेंडिंग टू 0, और अब देखिए सबसे पहले इसका फॉर्म चेक कीजिए। b अगर ये माइनस है तो बी स्क्वायर बी बचा, तो ये -b, अगर ये 0 होता है तो -b, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, जब इसमें 0 डालेंगे तो -b/0 आ जाएगा, यानी -2b/0, यानी कि इन्फिनिटी। तो इसका आंसर हो गया हमारा इन्फिनिटी, और थोड़ा सा चेंज आने से वैल्यू इतना ज़्यादा वेरी कर गया। तो एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। और वैसे जब आप एक टॉपिक पढ़िएगा, एजिम्टोट पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा, ये हमारा जो ये है, ये पैराबोलिक फंक्शन है, और पैराबोला का इसका जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे और ए जब 0 को टेंड करेगा तो ये एक एजिम्टोट बनाता है, और उस केस में जब ए 0 को टेंड करेगा तो वो एजिम्टोट बनेगा, और इसी कारण से उसका सेकेंड रूट जो होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी इन्फिनिटी पे जाके वो मीट करेगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, इस सब चीज़ को भूल जाइए, एजिम्टोट और पैराबोला। अभी हम लोग को लिमिट पर फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा सोशल मीडिया का हैंडल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सीखते रहिए। थैंक यू।